एक गांव से एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे थे और पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थी। जब आगे कोर्ट के आदेश पर जांच होती है तो बच्चों के कंकाल नोएडा के सेक्टर 31 की एक कोठी के पीछे नाले से मिलते हैं और आगे जो बात सामने आती है उसे सुनकर पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को काटकर कुछ बॉडी पार्ट्स को किचन में पकाकर खाया जाता था। हम बात कर रहे हैं नोएडा के गाँव निठारी की। इस केस को निठारी कांड के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं खुशदीप सिंह हाजिर हूँ फिर से एक नई सच्ची कहानी लेकर। आप देख रहे हैं क्रिमिनल सिफर्स। कहानी शुरू होती है नोएडा से। इसी नोएडा का एक गांव है निठारी। इसमें एक तरफ नोएडा सेक्टर 31 में बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं और दूसरी तरफ गरीबों की बस्तियां हैं, जिसके ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और कुछ ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इस बस्ती से 2005 से एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे थे। बच्चों के माता पिता निठारी चौकी जाते तो पुलिस कह देती कि गए होंगे बच्चे, कहीं आ जाएंगे। पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन एक बात थी जो हर गायब होने वाले बच्चे का माँ बाप कह रहा था कि बच्चों को आखिरी बार नोएडा सेक्टर 31 की कोठी D5 के बाहर देखा गया था। ऐसे ही करीब 1.5 साल गुजर जाता है और दिन आता है 7 मई 2006। 7 मई को पायल नाम की एक 22 वर्षीय लड़की अपनी बस्ती से ऑटो पकड़ती है और D5 कोठी पहुंचती है, लेकिन कभी वापस नहीं आती। जब शाम तक पायल वापस नहीं आती तो पायल के माता पिता परेशान हो जाते हैं। पायल के पिता नंदलाल लगातार पायल का फोन लगा रहे थे, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नंदलाल और उसकी पत्नी सारी रात अपनी बेटी की राह देखते हैं, लेकिन बेटी नहीं आती। तो अगले दिन सुबह नंदलाल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखती और ये कहकर नंदलाल को वापस भेज देती है कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। जब पुलिस बात नहीं सुनती तो नंदलाल खुद पायल की तलाश शुरू करता है। वो बस्ती के ऑटो स्टैंड पहुंचता है और वहां से उस ऑटो वाले का पता करता है जिस ऑटो पर पायल 7 मई को गई थी। तो वो ऑटो वाला बताता है कि उसने पायल को सेक्टर 31 की D5 कोठी के सामने उतारा था और पायल ने उसे बाहर रुकने को कहा था। उसने कहा कि 2 मिनट रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आई। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और उसने कहा कि पायल तो कब की चली गई और उसे बिना किराया दिए ही भगा दिया। अब पहले भी बच्चे D5 के पास से ही गायब हो रहे थे और पायल भी D5 में ही गई थी, तो नंदलाल को यकीन हो जाता है कि हो ना हो उसकी बेटी के गायब होने में D5 का कोई रोल है। फिर नंदलाल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और ऑटो वाले द्वारा बताई गई सारी बात पुलिस को बताता है और D5 के बारे में भी बताता है, लेकिन पुलिस इस बार भी उसकी बात नहीं सुनती। फिर नंदलाल कुछ लोगों की सहायता से ये अर्जी हाई कोर्ट में लगाता है और उन सभी गायब हुए बच्चों के बारे में भी कोर्ट में बताता है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस को FIR लिखनी पड़ती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि D5 कोठी का मालिक चौकी प्रभारी का दोस्त था। लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आता है कि उन्हें लिखित में रिपोर्ट चाहिए कि आपने केस में क्या प्रोग्रेस की है, तो फिर पुलिस पायल का फोन ट्रैकिंग पर लगाती है और पायल की कॉल डिटेल चेक की जाती है। पायल की कॉल लिस्ट से D5 के मालिक मोनिंदर पंडेर की कॉल लिस्ट भी निकलती है। मोनिंदर पंडेर से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि वो कई बार पायल को बुलाता था, क्योंकि पायल कॉल गर्ल थी, और मोनिंदर ये भी कहता है कि इस बात का नंदलाल को भी पता था। फिर अचानक 26 दिसंबर 2006 को पायल का फोन ऑन होता है। फोन के IMI नंबर से पुलिस ट्रैक करती है तो वो फोन एक रिक्शे वाले के पास मिलता है। जब उसे पुलिस पकड़ती है तो वो बताता है कि उसने तो ये फोन किसी आदमी से खरीदा था और वो आदमी था मोनिंदर पंडेर का नौकर सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था और वो काम की तलाश में सन 2000 में नोएडा आया था। यहाँ वो एक कर्नल के घर पर कुक था और वो कर्नल मोनिंदर का दोस्त था। वहीं से सुरेंद्र कोहली 2003 में मोनिंदर के पास आ गया। पुलिस सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लेती है और मोनिंदर पंडेर को भी बुलाया जाता है। तो मोनिंदर बताता है कि जब पायल गायब हुई उस दिन तो वो अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था। पुलिस क्रॉस चेक करवाती है तो ये बात सच निकलती है। इधर जब पुलिस जांच शुरू करती है तो गायब हुए बच्चों के माता पिता भी D5 कोठी पहुंचते हैं। वो सभी कोठी में जाते हैं। कोठी से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन कोठी के पीछे एक नाले में पॉलीथीन का ढेर दिखाई देता है। वो ये बात पुलिस को बताते हैं। जब पुलिस उस नाले में चेक करती है तो वहाँ कई पॉलीथीन मिलते हैं। जब एक को खोला जाता है तो उसमें एक बच्चे का हाथ था। फिर सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है। एक एक करके सारे पॉलीथीन निकाले जाते हैं तो कुल 19 बच्चों के कंकाल मिलते हैं। ये 19 बच्चों के कंकाल नोएडा पुलिस को मिले थे, जिसे बाद में CBI ने कह दिया था कि ये 19 नहीं 16 थे, लेकिन इन सभी का गर्दन से लेकर कमर के बीच का हिस्सा गायब था। फिर पुलिस मोनिंदर को भी गिरफ्तार कर लेती है। इस बात का लोगों में गुस्सा बहुत था, तो मोनिंदर और कोहली को सेफ जगह पर ले जाकर पूछताछ की जाती है। सुरेंद्र कोहली बताता है कि उसने उस दिन पायल को कॉल करके बुलाया था कि पार्टी आ रही है। वो जब आई तो उसने पायल से संबंध बनाने चाहे, लेकिन उसने कुछ ऐसी बात कही जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने पायल के दुपट्टे से ही उसका गला दबाकर मार दिया।
और उसकी लाश के साथ विषबंद बनाने की कोशिश की और फिर बाथरूम में ले जाकर उसकी लाश के टुकड़े कर पॉलीथीन में भरकर पीछे नाले में फेंक दिया। पूछताछ में मोनिंदर कहता कि वो लड़कियां जरूर लेकर आता था, लेकिन बच्चों के साथ उसने कुछ नहीं किया। और सुरेंद्र कोहली पुलिस को बताता कि वो मोनिंदर के कहने पर ही बच्चों को लाता था। सुरेंद्र कोहली बताता है कि उसने कई बच्चों के तो कुछ बॉडी पार्ट्स किचन में पकाकर भी खाए। उधर यूपी के सीएम मुलायम सिंह पुरानी पुलिस टीम को निलंबित कर देते हैं और केस 11 जनवरी 2007 को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई सुरेंद्र कोहली को 15 बच्चों की फोटोज दिखाती है। वो एक एक करके सभी को पहचानता है और सबकी कहानी बताता है कि कैसे वो सबको मारता था, बाथरूम में काटता और फिर कुछ हिस्सा किचन में पकाकर खाता और बाकी पॉलीथीन में डालकर नाले में फेंक देता। फिर सीबीआई सुरेंद्र कोहली का नार्को टेस्ट भी करवाती है। पुलिस की एक टीम लुधियाना, चंडीगढ़ और दूसरी टीम उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचती है और परिवार, आस पड़ोस से उनके व्यवहार के बारे में पता करती है। सुरेंद्र कोहली की वाइफ से भी कोहली के व्यवहार के बारे में पूछा जाता है। फिर कोर्ट सुरेंद्र कोहली पर 16 मर्डर के चार्ज लगाती है और 2014 में कोहली को फांसी देने के लिए डासना जेल से मेरठ जेल ले जाया जाता है। लेकिन आधी रात को ही फांसी के वक्त से करीब 2-3 घंटे पहले कोहली की फांसी को रोक दिया जाता है, क्योंकि वकील ने कोर्ट में कहा था कि कोहली के अभी कई ह्यूमन राइट्स बाकी हैं। साल 2022 तक सुरेंद्र कोहली को 14 फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन दी एक बार भी नहीं गई। अब हाल ही में 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें सबूतों के अभाव में सुरेंद्र कोहली को 12 व मोनिंदर पंडेर को 2 केस से बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि केस की जांच का कचरा बना दिया गया है। जब कोहली और पंडेर दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो कोहली पर 16 केस और पंडेर पर 6 केस कैसे हैं? सुरेंद्र कोहली के बयान के बिना सीबीआई एक भी साइंटिफिक एविडेंस पेश नहीं कर पाई। 2007 में कोहली ने कैमरे पर कबूला था कि उसने एक टांग काट कर उसके एक बाजू का मांस और सीने का टुकड़ा भी किचन में पकाकर खाया था। इस बयान के आधार पर गाजियाबाद कोर्ट ने कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट का कहना था कि सीबीआई इस वीडियो रिकॉर्डिंग की रॉ फुटेज प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो कैसे मान लिया जाए कि इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने कोहली को 60 दिनों तक इंटरोगेट किया। इस बीच कोहली की मेडिकल जांच का एक भी सबूत नहीं है। हो सकता है कि कोहली को यातनाएं देकर ये सब कुछ कबूल करवाया गया हो और D5 के साथ वाली कोठी D6 के मालिक का नाम पहले ही किडनी रैकेट में आ चुका था, लेकिन इस एंगल से केस की जांच ही नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि एक भी ऐसा चशमदीद नहीं है जिसने कोहली या पंडेर को किसी बच्चे के साथ कुछ करते हुए देखा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर पेश किया गया है। अब मोनिंदर पंडेर सभी मामलों से बरी हो गए हैं, जबकि कोहली 16 में से 15 मामलों से बरी हैं और एक मामले में सजा काट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोहली और पंडेर इस मामले में दोषी नहीं है, तो फिर दोषी कौन है? इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, जागरूक करना है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी किसी बुक, डॉक्यूमेंट्री या किसी अन्य सोर्स से ली गई है जो पब्लिकली अवेलेबल है। हमारी अपनी इसमें कोई भी राय नहीं है और अब पंडेर को दोषी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माननीय अदालतों ने उसे बरी कर दिया है और कोहली भी सिर्फ एक केस में दोषी है, बाकी 15 में वो बरी हो चुका है।